जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि 20-25 दिन में जो है ग्रुप डी का एग्ज़ाम यानी कि 17 सितंबर से ग्रुप डी का एग्ज़ाम चालू हो जाएगा। ठीक है, और ये लगभग 60 दिन एग्ज़ाम चलेगा, जिसमें कुछ भाइयों का एग्ज़ाम 17 तारीख से यानी कि उनके लिए 20 दिन का टाइम है और कुछ के पास जो है लगभग 2 महीने भी टाइम है। समझ में आ गया? और कुछ का बीच में है तो उनके पास भी टाइम है। तो जो है आप सभी को पता है कि यहाँ पे जो है विज्ञान का ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो मैं पिछले 2 वीडियोज़ में 50-50 क्वेश्चन विज्ञान यानी कि भौतिक विज्ञान का मैं करा चुका हूँ। अब मैं यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ आपको फिर से भौतिक विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनको मैं कवर करा दे रहा हूँ, रिवीजन करा दे रहा हूँ। आपका भी रिवीजन, मेरा भी रिवीजन। चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए, क्योंकि ना आपके पास टाइम है ना मेरे पास टाइम है। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि माध्यम में तापमान की वृद्धि के साथ प्रकाश की गति, अगर कोई माध्यम है, ठीक है, अगर उसमें तापमान वृद्धि हो रही है, कोई भी मीडियम है, अगर उसमें तापमान बढ़ रहा है तो बताओ प्रकाश वृद्धि होगी कि नहीं होगी? तो बढ़ती है। जैसे अगर किसी लोहे को जो है आग में डालते हैं, अगर लोहा गर्म होता है, ठीक है, तो उसकी वृद्धि तापमान बढ़ रही है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि लोहा एकदम गर्म होता है और लोहा एकदम जलने लगता है, उसमें प्रकाश आने लगता है, लाल कलर का प्रकाश। ठीक है, तो जितना ज़्यादा गर्म आता है उतना ज़्यादा उसके प्रकाश में वृद्धि होती है। तो क्वेश्चन यही कर रहा था कि माध्यम में तापमान की वृद्धि के साथ साथ प्रकाश की गति, प्रकाश में जो है वृद्धि होती है, प्रकाश में गति होती है कि नहीं होती? तो होती है। ठीक है, तो बढ़ती है। प्रकाश की गति क्या होती है? बढ़ती है। बात समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश की गति कितनी होती है? बहुत, तो प्रकाश की जो गति होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कितना? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। समझ में आ गया? कितना? 3 × 10⁸8 3 × 10⁸8 मीटर प्रति सेकंड। याद रखिएगा बात को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य ग्रहण होता है जब, कब सूर्य ग्रहण होता है? जब, देखो सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। ये सूर्य है, ठीक है, और ये क्या, आप ये सूर्य, ये पृथ्वी, और इनके बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तब जाकर के सूर्य ग्रहण लगता है। कैसे सूर्य ग्रहण लगता है? मान लो कि यहाँ पे सूर्य है, ठीक है, यहाँ पे सूर्य है और चंद्रमा ऐसे आया और बीच में यहाँ चंद्रमा रह गया और पृथ्वी यहाँ पे है। तो बताओ चंद्रमा जो है प्रकाश को रोक लेगा। अब प्रकाश को रोकेगा तो चंद्रमा की जो छाया बनेगी पृथ्वी पे बनेगी। अब पृथ्वी के लोग चंद्रमा को देखेंगे, सूर्य को नहीं देख पाएंगे, तो लोग कहते हैं कि सूर्य गायब हो गया। यानी कि गायब नहीं होता बल्कि उसके आगे चंद्रमा आ जाती है। समझ में आ गया? तो सूर्य ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी और सूर्य, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आता है? चंद्रमा। कौन आता है? पृथ्वी और सूर्य के बीच में कौन आता है? चंद्रमा। तो देखो एस से सन, यम से मून और ई से अर्थ। तो क्या करोगे? एस मी, देखो मी क्या लिखोगे? एस मी, सूर्य ग्रहण के लिए एस मी। ट्रिक क्या लिखोगे? सूर्य के जो है ट्रिक के लिए, सूर्य ग्रहण के लिए यस मी। समझ में आ गया? यस फॉर सन और मी में एम फॉर मून और ई फॉर अर्थ। क्लियर? आगे देखो चंद्र ग्रहण कब घटित होता है? तो चंद्र ग्रहण कब घटित होता है? तो ऑप्शन दिया अमावस्या के दिनों में, पूर्णिमा के दिनों में, या अर्धचंद्र के दिन में, अमावस्या पूर्णिमा दोनों के दिनों में। तो जो चंद्र ग्रहण होता है बाबू वो पूर्णिमा के दिनों में होता है, क्योंकि देखो अमावस्या माने होता है अंधेरा, और जब अंधेरा रहेगा तो चंद्र ग्रहण लगेगा, तो बताओ हमको दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। तो पूर्णिमा यानी कि जब चंद्रमा जलता है, चंद्रमा दिखाई देता है, जब चंद्रमा जो है प्रकाशित रहता है, उस समय जब ग्रहण लगता है तब जाकर के हमको पता चलता है। तो हम लोग तुरंत याद रखेंगे कि चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिनों में लगता है। क्लियर? आगे फिर कह रहा उचित रीति से कटे, उचित रीति से कटे हीरे के असाधारण चमक का आधारभूत कारण क्या है? तो आधारभूत कारण क्या होता है? मतलब कि उचित रीति से, रेती मन जानता है ना, उचित रीति से जब कट जाता है हीरा तो चमकदार होता है। तो वो किस कारण होता है? तो वो होता है उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक के कारण। किसके कारण? उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक। अति उच्च अपवर्तन सूचकांक, जब हीरा की बात करेगा तो उसका जो अपवर्तन जो होगा अति होता है, मतलब अधिक होता है। तो इसका क्या सही होगा आंसर? कि उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक के कारण जो है यहाँ पे जब हीरा को किसी रेती से जो आधार तरीके से काटा जाता है, चमकदार, असाधारण चमकदार की तरह दिखाई देता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जब एक कम्पैक्ट डिस्क, जिसको सीडी कहते हैं, जब एक कम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देता है। इसकी व्याख्या की जा सकती है। मतलब कह रहा है जब कोई सीडी कैसेट है, जो पिक्चर वाला कैसेट वाला सीडी आता था ना,
जब उसको सूर्य की रोशनी में करते हैं तो देखते हैं कि जो वहाँ पे इंद्रधनुष टाइप में बनता है। उसका रीज़न क्या होता है कि वो इंद्रधनुष टाइप में बनता है। तो आप सभी को पता होगा कि वहाँ पे परावर्तन एवं अपवर्तन की परिघटना के आधार पर वो सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि आपको पता है कि इंद्रधनुष अपवर्तन या पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण बनता है। तो आप दिमाग में तुरंत बैठाइएगा कि जब भी इस तरह इंद्रधनुष वाली बात करेगा तो आप ऑप्शन में अपवर्तन और परावर्तन खोजिएगा और उसी को टिक करके आगे बढ़ जाइएगा। समझ में आ गया? तो इसका क्या कारण हो सकता है? परावर्तन और अपवर्तन के द्वारा इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। समझ में आ गया? अगला कह रहा है, किस गुण धर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। मतलब कि कोई अगर बर्तन है उसमें अगर पानी भरा है तो उसमें अगर कोई पेंसिल डालते हैं या फिर जो है कोई डंडा डालते हैं तो वो डंडा थोड़ा सा मुड़ा हुआ यानी टूटा हुआ दिखाई देता है, थोड़ा सा मुड़ा हुआ दिखाई देता है। ये किस कारण होता है? तो बाबू आप सभी को पता है ये अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है। दिमाग में रखिएगा, अपवर्तन के कारण ही चीज़ें मुड़ी हुई दिखाई देती है। जब कोई चीज़ पानी में रखा जाता है तो वहाँ पे जब कोई डंडा डालेंगे तो वहाँ पे जो है अपवर्तन के कारण वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ दिखाई देता है पानी में। और एक एग्जाम्पल इसका और है कि जब पानी में जब किसी कांच के गिलास में पानी भर देते हैं और उसमें एक सिक्का डालते हैं तो देखते हैं सिक्का उठा हुआ दिखाई देता है। ये भी अपवर्तन के कारण होता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो दिमाग में आप इसको भी रखिएगा। ठीक है, अब चलो अगला क्वेश्चन कहता है एक समतल दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण 60 कोण बनाती है, 60 अंश का कोण बनाती है। कह रहा है एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 अंश का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण होगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर आपतित किरण 60 अंश का बनाती है तो परावर्तन कोण भी 60 अंश का होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि आपतित प्रकाश परावर्तन का जो रूल होता है वो कहता है आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर। आपतन कोण तथा परिवर्तन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो आपतित किरण द्वारा अगर 60 अंश बनाई जा रही है तो परावर्तित किरण द्वारा भी 60 अंश बनाई जाएगी, तो इसका आंसर 60 अंश होगा। दिमाग में रखिएगा, जब भी परावर्तन के सवाल में आपतित किरण का 60 अंश, तो जितना आप कहता है उतना ही ऑप्शन आप ढूंढिएगा, आंसर आपका सही हो जाएगा। समझ में आ गया? आगे कह रहा है अगर प्रकाश का आपतन कोण 90 अंश हो, अगर प्रकाश का आपतन कोण 90 अंश है तो अपवर्तन के बाद का कोण 30 अंश हो तो माध्यम का अपवर्तनांक सूचकांक कितना होगा? तो माध्यम का जो अपवर्तनांक सूचकांक होता है, आप सभी को पता है कि आपको पता होगा कि माध्यम का अपवर्तनांक सूचकांक 1n2 बराबर होता है साइन आई बाई साइन आर। तो साइन आई आपका 90 दिया हुआ है और साइन आर दिया है 30 अंश। दोनों को जब काटेंगे तो यहाँ पे 30 से 90 में भाग देंगे, कितना बार जाएगा? 3 बार जाएगा। कितना बार जाएगा? 3 बार। तो इसका जो है अपवर्तनांक कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। समझ में आ गया सबको? कोई कन्फ्यूजन नहीं? तो कह रहा कि अगर कोई माध्यम अगर प्रकाश का आपतन कोण 90 अंश और अपवर्तन कोण 30 अंश है तो उसका जो है अपवर्तनांक कितना होगा? तो उसका अपवर्तनांक 3 होगा। समझ में आ गया? 30 से 90 में भाग दे देना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा। कह रहा है यदि किसी दर्पण को थीटा कोण पर घुमाया जाए, कोई दर्पण है उसको थीटा कोण पर घुमाया जाता है तो उसमें जो है घुमाया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा। तो जब भी दर्पण घुमाने की बात करेगा तो आप खोजिएगा 2 थीटा, ऑप्शन में 2 थीटा, क्योंकि वो थीटा ही घुमाता है। क्वेश्चन में भी आप 2 थीटा को खोजिएगा। जब भी दर्पण घुमाया जाएगा तो 2 थीटा को ऑप्शन में खोजिएगा। ऑप्शन डी उसका सही आंसर होगा। कहाँ दिया रहेगा? ऑप्शन डी, 2 थीटा। कोई भी 1/2 नहीं करेगा, 2 थीटा। ठीक ना? समझ में आ गया सबको? उसका अगला जो है कहता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है प्रकाश जब जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होगा? जब प्रकाश हीरे से कांच में जाएगा। कहाँ से? हीरे से जब कांच में जाता है तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसमें ऑप्शन दिया था जल से कांच में, वायु से कांच में, वायु से जल में। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हीरे से जब कांच में होता है। समझ में आ गया पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? ठीक, देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? जब जो है आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक, आप इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है मृग तृष्णा, मतलब मृग मरीचिका जिसको कहते हैं। ठीक ना? ये उदाहरण किसका है? अपवर्तन का कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कि विक्षोभ का कि विवर्तन का? तो बाबू पूर्ण आंतरिक परावर्तन का जो है उदाहरण मृग मरीचिका है। मरीचिका समझ में आ गया? मरीचिका में क्या होता है? 2 तरह से मरीचिका होता है, ठंडे प्रदेशों में, रेगिस्तान प्रदेशों में। समझ में आ गया? तो आप दिमाग में रखिएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही मरीचिका उत्पन्न होती है। ठीक, आगे देखिए कह रहा है पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक भागों के
निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीक इंडोस्कोप आधारित है। तो इंडोस्कोप जो बाबू आधारित है वो पूर्णांतरिक परावर्तन पर ही आधारित है। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंद्रधनुष किसके कारण बनता है। तो इंद्रधनुष जो बाबू आपको पहले ही बताया हूँ कि जब भी इंद्रधनुष का बात करेगा तो आप परावर्तन और अपवर्तन दोनों वाले चीज़ को ऑप्शन में ढूंढेंगे और वही आपका सही होगा। तो इसका आंसर परावर्तन और अपवर्तन के कारण इंद्रधनुष बनता है। अगला कह रहा है आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। क्यों आकाश का रंग नीला किसके कारण प्रतीत होता है। तो आकाश का रंग जो नीला है प्रकीर्णन के कारण, किसके कारण, प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या होता है। तो वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण जो होता है धूल और कण होते हैं। क्या होते हैं, धूल और कण होते हैं। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण धूल और कण होते हैं। दिमाग में बैठाइएगा इस बात को। अगला देखिएगा, कह रहा खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। तो खतरे क्यों किया जाता है, मतलब खतरे को संकेतों के लिए लाल रंग के प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है। क्योंकि जो होता है लाल रंग जो ना, इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे कम होता है। दोस्तों मैं एक वीडियो बना दूंगा, वहाँ पे आपको सारी बात बता दूंगा किसका प्रकीर्णन अधिक होता है, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, ठीक ना। ये सारे मैं वीडियोस बना दूंगा 1-2 दिन के अंदर, तो मैं आप वहाँ पे उस चीज़ को देख लेना, बहुत ही आसान होता है, ठीक है। तो अपने दिमाग में रखिएगा जो है कि हर चीज़ जो खतरे का संकेत लाल रंग से क्यों होता है, क्योंकि इसका जो है प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, जिस कारण कोई भी चीज़ अगर दूर रखी हो लाल कलर की तो हमको दूर से ही दिखाई देता है, ठीक है। यही कारण होता है। पूछता है क्वेश्चन, ये पूछता है, कहता है कि उगता हुआ सूर्य और डूबता हुआ सूर्य हमें लाल क्यों दिखाई देता है। क्योंकि जो लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, इस कारण उगता हुआ सूर्य और डूबता हुआ सूर्य हमें लाल दिखाई देता है। ये भी क्वेश्चन पूछेगा, समझ में आ गया। तो आप इसको भी दिमाग में रखिएगा, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और काफ़ी दूर से वो दिखाई देता है, समझ में आ गया। और जो बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, समझ में आ गया। आगे फिर चलो चलते हैं। कह रहा समुद्र नीला प्रतीत होता है। क्यों समुद्र नीला क्यों प्रतीत होता है। तो इसका रीज़न जो है आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों के द्वारा जो प्रकाश के कारण ही, जो प्रकाश प्रकीर्णन के कारण ही जो है समुद्र में कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश का जो प्रकीर्णन के कारण ही हमें समुद्र कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। बात समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। देखो क्वेश्चन आ भी गया, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, किसके कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। मैं आपको बता दिया हूँ कि जब सूर्य अस्त होता है तो लाल दिखाई देता है, या फिर जब उगता है तो लाल दिखाई देता है, किसके कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। समझ में आ गया। कह रहा साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का प्रमाणित है। तो आप सिंपल सी समझ रहे हो, इसमें जो है जो होता है इसमें बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण, बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण ही जो साबुन का बुलबुला होता है वो चमकदार होता है, ठीक ना। तो जो आपका दिमाग में जो मैंने बताया, क्या बताया कि बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण, बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण जो साबुन का बुलबुला होता है वो चमकदार दिखाई देता है। बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहा मोटर कार में पार्श्व दृश्य के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है। मतलब कह रहा कि मोटर कार जो होता है, जो शीशा पीछे की चीज़ों को देखने के लिए लगा होता है साइड में, जो साइड का शीशा होता है उसमें कौन सा दर्पण यूज होता है। तो आप दिमाग में रखिएगा कि उत्तल दर्पण। कैसा दर्पण, उत्तल दर्पण। मोटर कार चलाओगे तो बाबू अगर शीशा नहीं रहेगा तो कार उलट जाएगा, तो उलट से उत्तल जाओगे, नीचे उतार दिया जाएगा तुमको, समझ में आ गया। अगर शीशा नहीं रहेगा तो पुलिस वाला तुमको उतार देगा, क्या कर देगा, उतार देगा तुम्हारे कार से। तो उत्तल दर्पण दिमाग में इस तरह से ट्रिक बना करके आप याद रखिएगा कि जो मोटर कार होता है उसके पीछे की शीशा को, उसी प्रकार जो होता है आपका बाइक होता है, समझ में आ गया। तो जो पीछे का चीज़ों को देखने के लिए जो दर्पण लगाया जाता है वो उत्तल दर्पण लगाया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण जो होता है अधिक एरिया को कवर करके छोटे एरिया में दिखा देता है, समझ में आ गया। और अवतल दर्पण कम एरिया को बड़े क्षेत्र में दिखाता है, समझ में आ गया। इस चीज़ को अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब देखो कह रहा है दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं, तो दाढ़ी बनाने के लिए काम में क्या लेंगे, अवतल दर्पण लेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा चेहरा छोटा है और जब दर्पण अब तो अवतल दर्पण रखेंगे तो हमारा चेहरा थोड़ा बड़ा दिखाई देगा, जिससे हम लोग आसानी से अपने चेहरे के एक एक चीज़ को देख लेंगे आराम से, समझ में आ गया। तो कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने के लिए यूज किया जाता है, और पीछे की चीज़ों को देखने के लिए किसका यूज करेंगे हम लोग, उत्तल दर्पण का
यूज करेंगे। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो मानव के आँख के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा। मानव के नेत्र के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है मानव के नेत्र के रेटिना पर। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए, ठीक है, संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी। तो 1.5 मीटर अगर कोई व्यक्ति है वो अपना प्रतिबिंब देखना चाहता है, ठीक है, देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई, वो जो दर्पण है उसकी न्यूनतम लंबाई कितनी होगी? तो 1.5 मीटर के लिए बाबू 0.75 मीटर लंबी जो है आपकी जो है दर्पण की लंबाई होनी चाहिए, तब जाकर के आप जो है पूरे अपने इमेज को आप लोग देख पाओगे। कितना? 0.75 मीटर। आप तुरंत दिमाग में बैठाइएगा, जितना लंबी वस्तु होती है अगर उसके प्रतिबिंब को देखना है तो उसके आधे लंबाई का अगर दर्पण है तो आप पूरे अपने शरीर को देख पाओगे उस दर्पण में। दिमाग में उसके आधे लंबाई का। क्लियर हो गया। आगे देखो क्वेश्चन क्या है। कहता है जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाए तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या होगी। जब जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो बाबू अनंत होगी। सोचो कि आप इधर भी जो है एक चेहरा देखने वाला दर्पण रखती है और इधर भी रख दिए, बीच में आप खड़े हो गए, तो बताओ आपके कितने इमेज बनेंगे? तो बाबू आपके जो है अनंत इमेज बनेंगे, क्योंकि मान लो कि आप खड़े हो तो आपका इमेज इसमें बना, अब इसका इमेज इसमें बनेगा, इसका इमेज इससे बनेगा, तो अनंत इमेज बन जाएगा। समझ में आ गया। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान था कि कह रहा है जब कोई वस्तु दो समांतर दर्पणों के बीच में रखी जाती है तो उसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। दिमाग में इस बात को रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है। मतलब कि पानी में जो हवा का बुलबुला होता है, पानी में हवा का जो बुलबुला होता है वो किस दर्पण की तरह काम करता है? तो पानी में जो हवा का बुलबुला होता है वो अवतल दर्पण की तरह काम करता है। किसके तरह काम करता है? अवतल दर्पण की तरह काम करेगा। समझ में आ गया। क्या पानी में कोई भी बुलबुला है हवा का, ठीक है, तो किसके तरह काम करेगा? अवतल दर्पण की तरह। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। कह रहा धूप के चश्मे की क्षमता होती है, जो धूप वाला चश्मा होता है जो हम लोग पहनते हैं, गाड़ी मोटर चलाते हैं, जो मार्केट में अक्सर रोड के किनारे बेचते रहते हैं, उसकी क्षमता कितनी होती है बाबू? 0 डायोप्टर होती है। कितनी होती है? 0 डायोप्टर होती है। अधिक डायोप्टर की रहेगी तो तारा आँखियाँ खराब रहेगा तो ठीक हो जाएगा, ठीक रहेगा तो खराब हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? तो क्षमता वाला नहीं होता है, वो 0 डायोप्टर की क्षमता का होता है। ठीक। अगला कह रहा है यदि किसी ऐनक यानी कि यदि किसी चश्मा के लेंस का पावर 2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो उसकी जो फोकस दूरी होती है बाबू 50 सेमी होती है। कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर। क्योंकि आपको पता होगा कि जो उसका फार्मूला होता है क्षमता बराबर होता है 1/f। 1/f मीटर होता है और सेंटीमीटर में 100/f सेंटीमीटर होता है। तो 2 डायोप्टर है, 100/f है, 2 से 100 को काटोगे तो कितना आ जाएगा? 50। कितना आ जाएगा? 50। तो f बराबर कितना आ जाएगा? 50 सेंटीमीटर। दिमाग में आप लोग रखिएगा। कह रहा है एक अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है, कह रहा है एक अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परिवर्तित नहीं करता। मतलब कि अपारदर्शी वस्तु कोई है जिससे जो है आर पार कोई चीज़ें प्रकाश नहीं पा रही है, तो उस रंग का कारण होता है परावर्तित नहीं करता। उसका जो जिससे वो जो है परावर्तित नहीं करता। मतलब कि अपारदर्शी वस्तु जो होता है, ठीक ना, वो रंग के कारण, अगर इस पर रंग ना रहे तो वो जो है चीज़ें अपारदर्शी नहीं होंगी। समझ में आ गया। तो कह रहा किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिससे वह परावर्तित नहीं करता, जिसे वह परावर्तित नहीं करता। बात समझिएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा। कोई अगर लाल कलर का कांच है और उसको खूब गर्माते हैं तो किस कलर का दिखाई देगा बाबू? तो वो हरा कलर हो जाता है। कैसा हो जाएगा? हरा कलर। लाल के बाद हरियर, लाल के बाद हरियर। जैसे रेड क्लिफ, आप लोग को पता होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच की जो रेखा है, सीमा रेखा, उसको रेड क्लिफ कहते हैं।
अब रेड क्लिफ के बाद वाली जो लाइनिया, उसके बाद कौन झंडा फहराया जाता है? हरियर कलर का झंडा फहराया जाता है, यानी कि पाकिस्तान हरा कलर का झंडा फहराता है ना, तो कौन सा कलर? हरियर कलर का झंडा फहराता है। तो आप दिमाग में रहिएगा, कोई भी चीज़ लाल कलर का है उसको ज़्यादा गरमाएंगे तो वो हरा कलर हो जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। जो प्रकाश का रंग है वो किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? तो तरंगदैर्ध्य के द्वारा। किसके द्वारा? तरंगदैर्ध्यों के द्वारा ही प्रकाश के रंग को निश्चित किया जाता है। कह रहा 3 रंग मूल रंग हैं। 3 मूल रंग हैं, उन तीनों रंगों का क्या नाम है? नीला, हरा, लाल। क्या? नीला, हरा, लाल। 3 मूल रंग हैं, कौन कौन से? नीला, हरा, लाल। नीला, हरा, लाल। नीला, हरा, लाल। समझ में आ गया? अब देखो कैसे याद करना है। जो हमारा तिरंगा है उसमें 3 हमारे मुख्य रंग लगे हुए हैं। एक तो हरा, चक्र जो होता है वो नीला कलर का होता है, और ऊपर जो रंग होता है वो नारंगी होता है, लेकिन उसको आप लाल समझ के रखिए दिमाग में। क्या रखेंगे? लाल रंग। समझ में आ गया? तो 3 मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं? नीला, हरा, लाल। नीला, हरा, लाल। समझ में आ गया कि नहीं? कौन कौन से 3 मुख्य रंग हैं? नीला, हरा, लाल। आप याद कर सकते हो, खून का रंग मुख्य है लाल, और खेतों में जो हरियाली होती है हरा हो गया, और आसमान का रंग नीला। समझ में आ गया? तो मुख्य 3 रंग होती हैं वो कौन कौन सी? नीला, हरा, लाल। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश होता है। तो सबसे कम जो तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश होता है वो बैगनी रंग का होता है, और सबसे ज़्यादा तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश क्या कौन सा होता है? वो लाल होता है। समझ में आ गया? सबसे कम बैगनी, सबसे ज़्यादा लाल। तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश सबसे कम बैगनी और सबसे अधिक लाल होता है। समझ में आ गया? अगला देखिए, कह रहा जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों का समान अनुपात में मिलाया जाता है तो प्रमाणीय रंग होता है सफ़ेद। क्या होता है? सफ़ेद होता है। जब हमारे मूल जो रंग हैं नीला, हरा, लाल, नीला, हरा, लाल को जब आपस में मिलाया जाता है तो कौन सा रंग बनेगा? उज्जर रंग बनेगा। समझ में आ गया कि नहीं? तो अपने तिरंगे में बाबू सब है, अपने तिरंगे से ही ले लो, बस नारंगी को जो है लाल बना लो। अब देखो हमारा मूल कलर कौन कौन सा है? नीचे से हरा, चक्र, नीला, लाल, ये मूल रंग है, और इन तीनों को जब मिला देंगे तो बीचे वाला रंग उज्जर बन जाएगा। क्लियर? आप दिमाग में इस चीज़ को बैठा लीजिएगा कि जब नीला, हरा, लाल मूल रंगों को आपस में, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब मूल रंगों को आपस में मिलाया जाता है तो कौन सा कलर बनता है? सफ़ेद। जब नीला, हरा, लाल को आपस में मिलाया जाता है तो कौन सा रंग बनेगा? सफ़ेद। दिमाग में इस चीज़ को आप रखिएगा। अगला कह रहा है कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो कैमरे में जो कैमरे में जो लेंस लगता है बाबू वो उत्तल लेंस लगता है। जिस तरह हमारे आँख में कौन सा लेंस? उत्तल लेंस लगा होता है, उसी प्रकार कैमरे के आँख में कौन सा लेंस? उत्तल लेंस लगा होता है। हमारा आँख और कैमरा ये दोनों इक्वल होता है। समझ में आ गया? जिस प्रकार हमारे आँख में कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस, उसी प्रकार कैमरे के आँख में कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। समझ में आ गया? आगे कह रहा आइरिस का क्या काम होता है? जो आँख में आइरिस होती है ना, उस आइरिस का काम क्या होता है? तो आइरिस जो होता है आँख के अंदर जो प्रकाश जाता है ना उसको नियंत्रित करती है। जैसे खूब तेज जब प्रकाश आता है तो अपनी आँखों को छोटा हम लोग कर देते हैं, तो आइरिस ही इनको छोटा करता है। आँख का जो छेद होता है, मतलब कि जब आप आँख के बारे में जब पढ़ते हो, नेत्र के बारे में, तो वहाँ पर एक जो है झिल्ली होती है, ठीक है, कोराइड नाम की झिल्ली होती है। उस कोराइड नाम की झिल्ली में एक छेद होता है, उसी को आइरिस कहते हैं। और वो आइरिस जो होता है जब प्रकाश हमारी आँखों में प्रवेश करता है, ज़्यादा प्रकाश प्रवेश करता है तो उस छेद को छोटा कर देता है, जिससे कम प्रकाश हमारी आँखों में प्रवेश कर पावे। और जब कम प्रकाश होता है तो उसको बड़ा कर देता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश हमारी आँखों में प्रवेश कर पावे। तो ये जो आइरिस होता है, ठीक है, तो ये आइरिस हमारी आँखों में जो प्रकाश जाती है उसको नियंत्रित करने का काम करता है। समझ में आ गया? अगला देखिए, कह रहा है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित रहेगा वो अवतल लेंस वाले चश्मे का प्रयोग करेगा, और जो दूर दृष्टि दोष से पीड़ित रहेगा वो उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करेगा। अगर कोई निकट है तो अवतल, मतलब आओ आओ, कोई नज़दीक रहता है तो उसको बैठाते हैं ना, आओ आओ आओ, बैठ जाओ बैठ जाओ, जल्दी होता है ना। तो आप दिमाग में रखिएगा, जब निकट आओ आओ आओ, अवतल। समझ में आ गया? और जब दूर दृष्टि दोष रहेगा उत्तल 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 उत्तल। समझ में आ गया? उत्तल कैसा? उत्तल मतलब उत्तल, होबला में उत्तल, दूर दृष्टि दोष उत्तल।
तब वहाँ चल उत्तल, समझ में आ गया सबको। अवतल, निकट में कोई है अवतल, समझ में आ गया अवतल। तो निकट दृष्टि दोष अवतल और दूर दृष्टि दोष उत्तल। अगर दूर दृष्टि दोष है कौन सा लेंस, उत्तल, और निकट दृष्टि दोष का है तो कौन सा, अवतल। समझ में आ गया। आगे फिर कह रहा है दूर दृष्टि निवारण के लिए काम में लाया जाता है, तो देखो आ गया उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन भी बन गया। कह रहा दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, तो सबको पता है दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। किसने किया था, गैलीलियो ने किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है आंख की रेटिना का प्रागम्य कैमरा, परंपरागत कैमरा, आंख के रेटिना में परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग की तुलना की जा सकती है, तो जो फिल्म होता है उस भाग की तुलना हम लोग अपनी आंख से कर सकते हैं। जो लेंस, जो कैमरे के अंदर फिल्म होता है उसकी तुलना हम लोग अपनी आंखों से कर सकते हैं। तो आंख की रेटिना की जो तुलना किससे कर सकते हैं, कैमरे के फिल्म से। समझ में आ गया। अगला कह रहा है किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश, जो किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश बाहरी पृष्ठ पर रहता है। किसी आवेशित चालक का जो संपूर्ण आवेश जो होता है, कोई चालक है, मान लो ये चालक है, ये आवेशित है, तो इसका संपूर्ण आवेश किधर रहेगा, ऊपर ही रहता है, पृष्ठ पर ही रहता है। जैसे मान के चलो अगर कोई क्षण है उसको सीढ़ा में डुबा दो, निकाल दिए, तो बताओ सीढ़ा कहाँ लगा, ये सीढ़ा आवेशित क्षण है, सीढ़ा कहाँ लगा, इसके पृष्ठ पर चारों तरफ से। समझ में आ गया। तो पृष्ठ पर दिमाग में रखिएगा। अगला कह रहा वस्तुओं का आवेशन, वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है, तो वस्तुओं का जो आवेशन होता है वो इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। माने जो वस्तु होती है उसका आवेशन किसके द्वारा होता है, इलेक्ट्रॉनों द्वारा। आवेशित कैसे होता है, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आप कार में जा रहे हैं, यदि असमान आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए क्या करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे। सिंपल सी बात है यार, कार की खिड़की नहीं खुला होना चाहिए। अगर बिजली गिर रही है तो कार की खिड़की नहीं खोलेंगे और कार की खिड़की को बंद कर लेंगे। इसमें ऑप्शन सुनो क्या क्या दिया है, कार की खिड़की को बंद कर लेंगे, कार की खिड़की को खोल देंगे, कार से उतर कर नीचे बैठ जाएंगे, कार के ऊपर बैठ जाएंगे। तो कार की खिड़की बंद कर लेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन था। वैसे अच्छा मज़ेदार क्वेश्चन नहीं था, सामने आ गया इसके लिए सॉरी। अगला चलो बात करते हैं। क्या दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम किसका है, तो यह नियम जो बाबू होता है वो होता है कुलबन नियम। कौन सा नियम, कूलम्ब नियम, सॉरी कूलम्ब, जो कूलम्ब नियम होता है, समझ में, कूलम्ब नियम जो होता है वो इसके नियम को फॉलो करता है। कूलम्ब नियम कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलम्ब के नियम के होता है, समझ में, कूलम्ब का नियम होता है। समझ में आ गया। अगला कह रहा है किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है। उन बिंदुओं के बीच में विभवांतर को कहते हैं। उनके बीच, उन बिंदुओं के बीच में क्या होता है, विभवांतर होता है। कह रहा है किसी विद्युत परिपथ में इकाई धनावेश को, मतलब एक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य की माप कौन करता है, तो विभवांतर। देखो मान लो कोई एक चालक है और उसके आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है, ठीक ना, उसकी जो माप करता है वो विभवांतर कहलाता है। ठीक, दो बिंदुओं के वो क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। आगे विभवांतर को करता है, दर्शाता है। क्या सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व है, मतलब सबसे ज़्यादा विद्युत किसमें होता है, सबसे ज़्यादा विद्युत किसमें जाएगा अच्छे से, वो चांदी होता है। सर्वाधिक चालकता वाला विद्युत का क्या होता है, चांदी होता है। आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अति चालकता का लक्षण है, जो अति चालकता का लक्षण है उसका सिर्फ और सिर्फ एक लक्षण है, उच्च प्रागम्यता। क्या, उच्च प्रागम्यता के कारण ही अधिक चालकता उसमें होती है। अगला कह रहा है अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है बाबू, वो जो होता है चालकता उसके अंदर होती है, वो चालक होते हैं। जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते उन चालक नहीं होते, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ही आवेश का प्रवाह होता है। समझ में आ गया।
अगला क्वेश्चन कह रहा है तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है। जो तांबा होता है मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इनकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। जो इनकी विद्युत प्रतिरोधकता क्या होती है, क्या होती है, निम्न होती है। इस कारण जो है तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है कि आप आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती यदि वो समान विभव के होते हैं। अब जितना एमे विभव उतना यूं विभव आपस में सटा दिए तो बाबू जब दोनों एक बराबर हैं तो बताओ कुछ होगा, नहीं होगा। जब एमे आवेश कम होता है इसमें अधिक होता है तो ये वाला इसको भेजना शुरू करेगा, नहीं विद्युत जाने लगेगा। या फिर ये देखो ये कम हो तो इसमें जाने लगेगा। लेकिन जब दोनों समान रहेंगे तो नहीं जाएगा, सिंपल सी बात है। अरे दो लोग मजबूत यहाँ से तू ढकेल यहाँ से हम धोकर, दोनों का जंगरा जब बराबर है तो बताओ ये घुसकेगा नहीं। लेकिन जब बाबू एक मिला कमजोर एक मिला जब जगराइत रहेगा तो ढकेल देगा कि नहीं ढकेल देगा। तो आप लोग इस बात को याद ध्यान रखिएगा कि आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती है कब, जब दोनों के विभव समान होते हैं। आई होप पूरी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया हो। कोई क्वेश्चन डाउट तो कमेंट में बताना, समझ में आ गया। और देखो सबके पास टोटल बाबू 20 दिन का टाइम है मैक्सिमम, और अधिक से अधिक टाइम ग्रुप डी के लिए आप लोग दो, समझ में आ गया। क्योंकि एक बार नौकरी हो गई बाबू ना तो दिन भर घूमना ही तो है। दिन भर आप मोबाइल चलाओ, इंस्टाग्राम फेसबुक जो भी चलाना वो चलाओ, जो भी करना वो करो, बस एक बार रिजल्ट हो जाए यार। इस 20 दिन में अपने आप को पूरा कैद कर लो, ना दोस्त ना नात रिश्तेदार मम्मी पापा जो भी हैं सबको त्याग दो। आप अपने आप को 20 दिन के लिए कमरे में बंद कर लो, और एक बार जब एग्ज़ाम आपका क्लियर हो जाता है फिर सारी दुनिया आपको खुद बुलाएगी, इन्विटेशन देगी अपने घर आने के लिए। समझ में आ गया। तो यार बेजोर मेहनत करो, इस 20 दिन को पूरा अच्छे से यूटिलाइज़ करके पूरा बढ़िया से जो है यूज़ कर लो, और दिखाओ कि तुम भी किसी के जो है सपूत, किसी के तुम भी बेटे हो, कुछ कर सकते हो। समझ में आ गया। तो नात रिश्तेदारी नात मेहमानी सब दूर, सिर्फ और सिर्फ 20 दिन तक आपके सामने आपका फोकस होना चाहिए, आपका टारगेट होना चाहिए। जो मतलब 2019 से लगा करके 2022 तक जिसका इंतज़ार था, आज वो समय आ गया है कुछ करने के लिए, कुछ करके दिखाने के लिए। तो आप ज़रूर मेहनत करिए, बढ़िया से पढ़िए, सारे सब्जेक्ट्स को पढ़िए, सारे सब्जेक्ट्स आपको नंबर देते हैं। अच्छा खासा रिवीज़न कीजिए। 20 दिन हमें लगता है कि बहुत कुछ है, आप सिर्फ़ और सिर्फ रिवीज़न कीजिए, अधिक से अधिक नए नए सवाल पढ़ने की कोशिश कीजिए, जो पुराने सवाल हैं उनको रिवीज़न करने की कोशिश कीजिए। समझ में आ गया। और कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश मैथ में कीजिए, मैथ के भी सवाल लगाइए, रीजनिंग लगाइए, और यहाँ पे जो है साइंस पढ़िए, ताकि आपका रिज़ल्ट हो सके बाबू। समझ में आ गया। क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हो ना, तो आप जो हो तो हो, लेकिन याद रखना कि आप अपने मम्मी पापा की उम्मीद भी हो, उनकी उम्मीदों पर कभी पानी ना फिरने पाए। वो जब आप कमरे में बैठ के पढ़ते हो ना तो बाहर वो ये सोचते हैं कि मेरा बेटा पढ़ रहा है और इस बार उसका रिज़ल्ट होना है। और जिस दिन उनको पता चलेगा कि आपका रिज़ल्ट नहीं हुआ, सोचो क्या उन पर बीतेगा। इतनी उम्मीद इतनी आशा के साथ जो है अपने आप में वो समझौता कर रहे थे कि इस बार मेरे बेटे का रिज़ल्ट होगा, और जब आपका रिज़ल्ट वो सुनेंगे नहीं हुआ तो उन पर क्या बीतेगा। तो यार बेजोर मेहनत करो, फ़ोन मोबाइल दोस्ती यारी सबको काट दो 20 दिन के लिए। जब तक एग्ज़ाम नहीं आता सबको दूर हटा दो। जब रिज़ल्ट हो जाएगा फिर मुलाकात करना उनसे, जब एग्ज़ाम हो जाएगा फिर मुलाकात करना। समझ में आ गया कि नहीं। तो आपको आपके माता पिता की उम्मीदों से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ आप अपने माता पिता के लिए, अपने लिए सिर्फ़ और सिर्फ पढ़िए, मेहनत कीजिए, एग्ज़ाम को निकालिए, और तब अपने दोस्तों से मुलाकात कीजिए। अपने इंस्टाग्राम फेसबुक सोशल मीडियाज़ पे जितने लोग हैं तब उनसे मुलाकात करेंगे ना, तो एक अलग अंदाज के तरह आपके सामने सब लोग पेश करेंगे अपने आप को, और आप भी एक अलग अंदाज की तरह जिएंगे। लेकिन अगर वही घिसा पेटा चीज़ें यार नहीं निकला, सोचो अपने दोस्तों से कैसे बताओगे, यार तुम तो पढ़ ही तो रहे थे, नहीं निकला, क्या कर लिया तुमने। तो प्लीज़ मेहनत कीजिए, पढ़िए बेजोर, रिज़ल्ट होगा सबका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।